शौकीन नाम का एक लड़का होता है। उम्र लगभग उसकी 24 साल के आसपास होती है। शादी को करीब 6 या 7 महीने के आसपास का वक्त हुआ था। वो अपनी ससुराल से जब अपनी पत्नी को लेकर आ रहा था तभी रास्ते में बाजार लगता है। बाजार में रुकते हुए उसकी बीवी कहती है कि मेरी नाक की जो लौंग है ना वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, क्या एक नई लौंग दिलवा सकते हो। पति ने जैसे ही बात, यानी कि शौकीन ने ये बात सुनी, उसने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, रास्ते में जो भी सुनार की दुकान पड़ेगी, ज्वेलर्स की दुकान पड़ेगी, हम लोग वहाँ रुक जाएंगे, रुकने के बाद आराम से तुम्हारे लिए एक लौंग खरीद लेंगे। इस तरह की बात थी। उसकी बीवी ने बुर्का पहना हुआ था, बिल्कुल एकदम से कह सकते हैं कि पैक थी। ज्वेलर्स की दुकान आती है, वहाँ रुक जाते हैं। रुकने के बाद उससे कहा जाता है कि भैया अच्छी सी लौंग दिखा दीजिए। भैया लौंग दिखाने के लिए लग जाता है। उसके बाद उसने एक के बाद एक कई सारे डिज़ाइन दिखाए। डिज़ाइन दिखाने के बाद उसकी जो बीवी थी वो अपने आंखों से देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर नकाब रखा हुआ था, यानी कि उसने जो बुर्का पहना हुआ था उससे हल्का फुल्का वो देखने की कोशिश कर रही थी। ऐसे देखते देखते जो लड़का दिखा रहा था उसने कहा कि दीदी अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो आप एक काम करो, जो चेहरा है उसको थोड़ा हटा के जब देखोगी तब आपकी बात समझ में आ जाएगी। ठीक वैसे ही होता है। उसने अपने चेहरे को थोड़ा सा देखने की कोशिश की। उसकी पति की तरफ से भी कोई ऐसी बात नहीं थी। इसी बीच में उसे एक दो लोग पसंद आती हैं, और जैसे पसंद आती हैं तो उसके बाद कहा जाता है कि इन्हें पैक कर दो। अब वो पैक करने वाली बात थी, तभी उस लड़के ने कहा कि दीदी इसे आप यहीं पहन कर देख लो, और आप घर जाके पहनोगी, वहाँ पर समझ में नहीं आई तो हो सकता है कि फिर दिक्कत हो, फिर आपको दोबारा आना पड़े, इसलिए आप यहीं अपने चेक करके लेके जाओ तो कोई शायद आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। इस तरह की बात थी। उसके अपने पति को देखा। पति ने थोड़ा सा उससे बड़ी बड़ी आंखों से देखा, लेकिन ये वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार वो क्या कह रहा है। इसी बीच में जो सुनार की दुकान पर काम करने वाला लड़का होता है उसने एक के बाद एक बार फिर से बोला। एक तरह से कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा फोर्स करने लगा, दीदी आप पहन के देख लो, फिर बाद में अगर समझ में नहीं आएगी तो आप फिर परेशान होगी। इस तरह की बात थी। आखिरकार उसने उस लौंग को पहनने लगी। शीशे में देख रही थी और लौंग को पहन रही थी, लेकिन लौंग को पहनते वक्त जो उसका लोक होता है वो लोक लग नहीं पा रहा था। और जैसे लोक नहीं लग पा रहा था तो उस लड़के ने अपनी तरफ से कोशिश की, ने दीदी ये लोक ऐसे नहीं, ऐसे लगता है। जैसे ही उसने थोड़ी हेल्प की, और हेल्प करने के बाद उसकी लौंग जो थी उसका जो लोक लगाया, लोक लगाने के बाद पति को इस बात पर, यानी कि शौकीन को बेहिसाब गुस्सा आ जाता है, लेकिन वहां वो गुस्से को जाहिर नहीं करता है। जैसे वो घर लेके जाता है अपनी बीवी को, अभी शादी को 6-7 महीने ही हुए थे, तब उसने साफ साफ ये उससे अपनी पत्नी से कहा कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपना चेहरा दिखाने की, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि उससे लौंग पहनने की। वो बात इतनी बढ़ जाती है कि दो पक्षों में बात पहुंच जाती है, बात पंचायत तक पहुंच जाती है, और पंचायत में फिर फैसला लिया जाता है कि ये दोनों अब साथ नहीं रहेंगे, यानी कि इनका तलाक होने के लिए मंजूरी मिल जाती है। आखिरकार जब तलाक हो रहा था तब पता चलता है कि वो गर्भवती है। हालांकि तलाक लेने में थोड़ा सा वक्त जरूर लगा था, लेकिन इसी बीच में जब उसको बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा मरा हुआ पैदा होता है, क्योंकि वो शायद इतना स्ट्रेस में वो लड़की चली गई थी। लेकिन एक लड़के, यानी कि एक सुनार के दुकान पर काम करने वाले की वजह से हल्का सा उसके नाक को टच किया था, और इसी वजह पर तलाक हो जाता है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी बहुत ही भयानक है। यहां ना तो किसी ने उसका चेहरा देखा था, ना ही उसे किसी ने टच किया था, ना ही उस महिला का किसी से कोई अफेयर था, लेकिन उसका कत्ल भी हो जाता है। ना केवल उसका कत्ल होता है, बल्कि उसके साथ साथ 2 और कत्ल हो जाते हैं। ये ट्रिपल मर्डर की कहानी है। आज सोशल मीडिया पर इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। क्या है पूरी कहानी, हम इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला शामली की। जिला शामली का एक थाना लगता है कांधला, और कांधला थाना क्षेत्र में एक गांव लगता है गड़ी दौलत। ये बात है 13 दिसंबर 2025 की। 5 साल का एक बच्चा होता है, नाम उसका अरशद होता है। 5 साल का बच्चा परेशान हो रहा था, अपनी दादी असगरी के पास जाता है, और असगरी के पास जाने के बाद कहता है कि दादी दादी क्या तुमने मेरी माँ को देखा है, क्या तुमने मेरी अम्मी को देखा है। दादी पूछती है बेटा मुझे तो कुछ नहीं पता। तभी वो दोबारा पूछता है तो क्या मेरी अप्पी को देखा है। अप्पी यानी कि बहन को देखा है। वो दूसरी बिल्ली अप्पी का नाम भी लेता है। एक बहन का नाम आफरीन होता है और दूसरी बहन का नाम सहरीन होता है। आफरीन की जो उम्र होती है वो लगभग 14 साल के आसपास होती है, और सहरीन की जो उम्र होती है वो लगभग 7 साल के आसपास होती है। अक्सर वो सहरीन के साथ ही खेला करता था और उसी से बहुत सारी बातें किया करता था। लेकिन जब इसकी जो बहन सहरीन गायब है तो वो परेशान था। तभी ये बात असगरी ने सुनी, और असगरी ने सुनने के बाद अपने शोहर से बात कही। शोहर यानी कि दाऊद से कहा कि पता है जो फारूक का बेटा है ना, वो मुझसे इस तरह की बात कर रहा था। ना तो उस बहन का पता चल रहा है आफरीन का, ना ही सहरीन का पता चल रहा है। एक बार जाकर बेटे से पूछताछ तो करो, बात तो करो कि आखिरकार कहाँ गई है। इस तरह की बात थी। दाऊद जाता है अपने बेटे यानी कि फारूक से जाकर पूछता है कि फारूक
तुम्हारे बच्चे आए थे, आकर ये बोल रहे थे कि तुम्हारी बीवी का कहीं अता पता नहीं चल रहा है, दोनों बेटियों का कहीं अता पता नहीं चल रहा है, कहाँ है वो? बच्चे परेशान हो रहे हैं, कई दिन हो गए ऐसा बता रहे हैं। जैसे ही बाप ने अपने बेटे से ये बात कही, बेटे यानी कि फारूक ने कहा कि अब्बू वो ज़रा शामली में रह रही है, मैंने एक किराए का कमरा दिलवा दिया है, घर पे थोड़ा काम वाम चल रहा है तो इसलिए वो यहाँ नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर वो शामली में किराए पर रह रही है तो छोटे बच्चे परेशान हो रहे हैं, इनको भी साथ वहाँ भेज दो, ताकि ये बच्चे साथ रहेंगे अपनी अम्मी के, तो शायद इतनी परेशानी, इतनी तकलीफ नहीं होगी। इस तरह की बात थी। तो जब उसने कहा कि उन्होंने बच्चों को साथ भेज दो, तो उसने कहा हाँ भेज दूंगा, इस तरह की बात थी। उसने फिर से बच्चों से पूछा, उसने पूछा कि क्या तुमने बच्चे भेजे कि नहीं भेजे। अब फारूक इस बात का सही से जवाब नहीं दे पा रहा था। दाऊद को कहीं ना कहीं ये एहसास होने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है, जो फारूक इस तरह की बात कर रहा है। आज से पहले कभी उसने इस तरह से नजर चुरा के बात नहीं की है। तभी दाऊद परेशान होता है और अपने गांव के प्रधान के पास जाता है। प्रधान को पूरी कहानी समझाता है, कहता है कि मुझे अपने बेटे पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है, आप एक काम करो, इससे कुछ दिखवा लीजिए, बात कर लीजिए, आप खुद ही बात कर लीजिए। इस तरह की बात है। प्रधान भी इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेता है और वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाता है और कई लोगों के मशवरे के बाद, जब मशवरा लेने के बाद सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और जाकर कहता है कि साहब हमारे गांव का एक लड़का है, नाम उसका फारूक है, उसकी जो बीबी है नाम उसका ताहिरा है, 32 साल के आसपास उसकी उम्र है, एक बेटी है आफरीन और एक बेटी है सहरीन, ये 3 गायब हैं, इनका कहीं अता पता नहीं चल रहा है। जब उससे कुछ बात करते हैं तो वो एक नई कहानी शुरू कर देता है। प्रधान की इस बात को, जो कि गोपनीय रूप से वो गया था, इसके बाद में फिर 2 पुलिस वाले आते हैं। पुलिस वाले आने के बाद यहां बातचीत कर रहे थे। जो उसके 3 और बच्चे हैं, एक का नाम आसमीन है, एक का नाम बिलाल है, एक का नाम अरशद है, इन बच्चों से बातचीत की जाती है। पूछा जाता है कि बेटा तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं? उन्होंने कहा कि अब्बू तो होटल पे काम करने के लिए हैं। अब्बू यानी कि फारूक करता है होटल पे काम, कभी खाना बनाता है तो कभी रोटी सेकता है। अब उसके आने का इंतजार किया जा रहा था। जैसे ही वो आता है उसके बाद फिर वो पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हें साहब ने याद किया है, जाकर साहब से बातचीत कर लेना। अब फारूक को जब बोला जाता है साहब ने याद किया है, तो उसे कांधला थाने में जाना ही था। और वहां जाने के बाद उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी बीवी, तुम्हारी 2 बेटियां गायब हैं, कहाँ हैं, उनके बारे में कुछ अता पता? तो उसने जब कुछ बहाने बनाने शुरू कर दिए तो पुलिस फिर अपने रंग में आ जाती है। सख्ती से जब बातचीत करने लगती है तो आखिरकार फारूक टूट जाता है। और जब फारूक टूट जाता है तो ये तारीख आ जाती है 16 दिसंबर 2025। 16 दिसंबर 2025 को वो कहता है कि साहब तुम्हें मेरे घर पर चलना पड़ेगा, वहां मेरी बीवी भी है और वहां मेरी बेटियां भी हैं। इतनी बात सुनने के बाद पुलिस वाले अब वहां जब पहुंचते हैं, साथ में बड़े बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंच जाते हैं और देखते ही देखते ये खबर पूरे गांव में आग की तरफ फैल जाती है। अब बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम जुट जाता है। वहाँ जो टॉयलेट है, टॉयलेट के पास में एक छोटा सा आंगन है, वो खाली पड़ा हुआ था। अपनी बीवी के बारे में कहता है कि साहब यहाँ पर है, वो देख लीजिए। पुलिस वाले खुद हैरान थे कि क्या, बोले क्या बात कर रहे हो, यहाँ पर है? उसने कहा कि साहब यहीं पर है, मैंने उसको यहीं पर दफना दिया है। इतना सुनने के बाद दफना दिया है, फिर कई मजदूरों का इंतजाम किया जाता है। उसके बाद उस गड्ढे को खोदा जाता है। 7 फुट गहरा गड्ढा खोदने के बाद आखिरकार उसमें एक के बाद एक 3 लाश निकल के आती हैं। और जब 3 लाश निकल के आते हैं तो गांव वालों के भी होश फाख्ता हो जाते हैं। पुलिस भी परेशान हो जाती है कि 3 लाशें यहां पर हैं और गांव में किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी, किसी को पता ही नहीं चला। तब उससे सख्ती से पूछा जाता है तो वह पूरी कहानी बतानी शुरू करता है। वो कहता है कि साल 2009 की बात है, ताहिरा नाम की लड़की से उसकी शादी होती है, जो कि मुजफ्फरनगर जिले का थाना लगता है मंसूरपुर और गाँव लगता है नरा, वहाँ के रहने वाली थी। उससे शादी हो जाती है और ये फारूक, उसका निकाह होने के बाद ज़िंदगी ठीक चल रही थी। वो जो अपना काम करता है, मेहनत मजदूरी, कभी इधर से उधर, कभी वो होटल पे काम करता है, अलग अलग काम करता है और बीवी के साथ वो रह रहा था। एक बार की बात है, जब ये आधार कार्ड बन रहे थे तो आधार कार्ड बनवाने के लिए कहा जाता है कि भाई फारूक तुम भी अपनी बीवी को, ताहिरा को लेके जाओ और आधार कार्ड बनवा लो जाके। तब अपनी बीवी को आधार कार्ड बनवाने के लिए लेके जाता है तो उसकी बीवी ने हाथों पर ग्लव्स पहने हुए हैं, साथ ही उसने बुर्का पहना हुआ है, उसके शरीर का कोई भी हिस्सा दिख नहीं रहा था। जैसे ही लंबी लाइन लगने के बाद उसकी बीवी का नंबर आता है, ताहिरा का, उनसे कहा जाता है कि मैडम आपको अपने हाथों के ग्लव्स उतारने पड़ेंगे, साथ ही आपको अपना चेहरा भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें फिंगरप्रिंट भी आते हैं, आंखों का रेटिना भी आता है और चेहरा भी आता है। जब तक ये सब नहीं होगा तब तक आपका आधार कार्ड नहीं बन सकता। उसका पति यानी कि फारूक मौके पर मौजूद है। उसे कहता है कि ना तो हाथों से ये ग्लव्स हटाए जाएंगे और ना ही चेहरा दिखाया जाएगा। इसके बिना पर अगर आधार कार्ड बनवा सकते हो तो बना दीजिए और नहीं बना सकते तो नहीं। जब वो आधार कार्ड बनाने वाला होता है कि साहब ऐसा तो नहीं बन सकता है, तो उसने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, हम आधार कार्ड नहीं बनवाते। वो आधार कार्ड भी नहीं बनवाता है, वो राशन कार्ड भी नहीं बनवाता है, अपनी बीवी को वो हवा भी नहीं लगने देता है।
एकदम से उसको ऐसा रखता है, बिल्कुल पैक पर्दे में रखता है ताकि कोई उसे देख ना सके, कोई उसके आसपास भी ना भटक सके। इस तरह की बात थी और वक्त धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है। धीरे धीरे करके उसको 5 बच्चे पैदा होते हैं। एक बेटी के नाम आफरीन रखा जाता है, फर्स्ट नंबर, सेकंड आसमीन होती है, बिलाल होता है, सहरीन होती है, अरशद होता है। 5 बच्चे पैदा हो जाते हैं। और इसी तरह से वक्त बढ़ रहा था तो करीब 2 महीने पुरानी बात है, एक घटना से 2 महीने पहले, तो उसकी बीवी कुछ पैसे की डिमांड कर रही थी कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। तब उसने कहा कि हाँ हाँ दे दूंगा, हाँ हाँ दे दूंगा। वो दे नहीं पाता है वक्त पर। बीवी को पहले से गुस्सा था, छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते थे, लेकिन इस बार वो अपनी पति पापनी यानी कि अपने शोहर पर कुछ ज़्यादा ही गुस्सा करने लगती है। गुस्सा कर रही थी तो उसने कहा कि तुम इतने बुरे इंसान हो कि तुम अपने बच्चों को ना स्कूल भेजते हो ना पढ़ाते हो। गवर्नमेंट की तरफ से स्कूल कॉलेज खुले हुए हैं लेकिन एक भी बच्चा पढ़ नहीं रहा है। साथ ही तुम कहीं हमें घुमाते भी नहीं हो और ना ही किसी शादी में जाने की अनुमति देते हो। घर में एक मोबाइल तक नहीं है। आज ये सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई कितनी आज़ादी से जी रहा है। एक मोबाइल भी अगर तुम हमें दिला दो, हम बच्चों को के बीच रहते हैं, तुम दिन भर काम करते हो। इसी बीच में उसने कहा कि मिलना जुलना भी तुम्हें किसी का पसंद नहीं है। अगर कोई घर में आता है तो तब तुम रोक लगाते हो, मैं कहीं जाने की कोशिश करती हूँ तब तुम रोक लगाते हो। ऐसे भी कोई जिंदगी होती है। वो अपनी एक बेटी को गोद में लेती है और गोद में लेने के बाद गुस्से में यहाँ से चली जाती है अपने मायके की तरफ। जैसे मायके जाती है वो उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो चली जाती है। लेकिन इस बार अभी तक तो उसके हाथों का किसी ने रंग भी नहीं देखा था, ना चेहरा देखा था, ना कुछ देखा था, और वो इस बार बिना बुर्के के चली जाती है। ये बात फारूक को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। हालांकि 10-15 दिन बीत जाते हैं, वो सीधा अपने ससुराल जाता है और जाने के बाद कहता है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं ताहिरा, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना और मैं तुम्हें अपने साथ लेके चलना चाहता हूं। ताहिरा ने इस बार कसम खा ली थी कि देखो, जिस तरह की ज़िंदगी तुम जीने की कोशिश कर रहे हो, मैं इस तरह की ज़िंदगी में तो नहीं रह सकती, मुझे बहुत घुटन होती है, लेकिन अगर मुझे आज़ादी के साथ तुम्हें लेके चलना है तो मैं ठीक है, चलने को तैयार हूँ। इस तरह की बात थी। उसने उसकी हाँ में हाँ मिला दी। जैसा उसकी बीवी कह रही थी वैसा ही वो बात मान लेती है। लेकिन इसके दिमाग में आता है कि ये बुर्का पहन के नहीं गई थी, मेरी बेइज्जती करी, अपने मायके में जाती है और वहां पर मैं लेके आता हूं तो तमाम तरह की शर्तें रख देती है, बेइज्जती कर दी। इस बेइज्जती का तो बदला हर हाल में लिया ही जाएगा। इस तरह से उसने वक्त आगे बढ़ रहा था और जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था तब उसने कैराना जाता है और वहां से 3 तमंचा खरीदता है। एक तमंचे की कीमत होती है 3000 रुपये और इसी बीच में उन तमंचों में चलाने वाली गोलियां भी खरीदता है। 20 वो गोली खरीद लेता है और जैसे ही वो गोली खरीदता है उसके बाद फिर घर पे आता है। घर पे आने के बाद उसे बस ऐसे ही यूं ही उसने फायरिंग कर दी और जैसे किसी ने पूछा कि कहाँ से गोली चली, क्या हुआ, तो किसी ने कहा कि इधर से चली होगी, यानी कि ये सटीक जानकारी नहीं थी कहाँ से गोली चली। फायरिंग कर देता है, छोड़ देता है, उसके बाद फिर फायरिंग करता है, फिर छोड़ देता है, उसके बाद कुछ वक्त और बीतता है, फिर फायरिंग करता है। घर में ही उसने तीनों तमंचों को चेक कर रहा था कि ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब उसने जब ऐसी प्रैक्टिस कर रहा था तो प्रैक्टिस के दौरान ही वो घर पर कई मजदूरों को लेके आता है। इस घटना से लगभग 3-4 दिन पहले की बात है। तो जो मजदूर लाता है उनसे मजदूर से कहता है भाई गड्ढा खोदना है, मुझे सेफ्टिक टैंक बनवाना है। और सेफ्टिक टैंक बनाने के लिए मजदूर ने जब गड्ढा खोदना शुरू किया, लगभग 7 फुट गहरा गड्ढा था और जितनी उसकी रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से रिक्वायरमेंट यानी कि चौड़ाई के हिसाब से भी खरीद उसे गड्ढा खुदवाता है और गड्ढा खुदवाने के बाद फिर वो आराम से हो जाता है। और ये तारीख थी 9 दिसंबर 2025 की रात, लगभग 12 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। अपनी बीवी को जगाता है, बच्चे सोए हुए थे, बीवी के पास जाता है, जाकर कहता है मुझे चाय की तलब हो रही है, क्या तुम मेरे लिए चाय बनाओगी। बीवी उठती है ताहिरा, उठने के बाद सीधा रसोई में जाती है और जाकर चाय बनाने के लिए जो भी पानी लेना है, चाय की पत्ती लेनी है, चीनी लेनी है, इस तरह से ले लेती है। और इसी बीच में मौका पाता है, उसके पीछे से गोली मार देता है। जैसे सर में गोली लगती है उसकी पत्नी एक ही गोली में ढेर हो जाती है। उसको पकड़कर वो खींच रहा था, खींचने के बाद उस गड्ढे में डाल रहा था। जैसे उसने गड्ढे में डाला तो जो उसकी सबसे बड़ी वाली बेटी है जिसकी उम्र 14 साल के आसपास है, नाम उसका आफरीन है, वो देख रही थी कि उसके अब्बू कर क्या रहे हैं। उसके अब्बू ने उसकी अम्मी को खींचते हुए उस गड्ढे के अंदर डाल रहे हैं। तभी उसने कहा अब्बू तुम ये क्या कर रहे हो। इससे पहले कि वो कुछ और बात कर पाती, कुछ कह पाती, उसके पास तो 3 तमंचे थे, एक तमंचा चल चुका था। तभी उसने एक और गोली चलाता है अपनी बेटी को और जैसे बेटी गोली चलती है बेटी भी वहीं मौके पर ढेर हो जाती है। अब वो अपनी दूसरी वाली बेटी को उठा रहा है, खींच रहा है, खींचने के बाद उस गड्ढे के अंदर डाल रहा था। जैसे उसने गड्ढे के अंदर डाला तभी उसकी एक बेटी और जग जाती है जिसका नाम सहरीन होता है, उम्र जिसकी 7 साल के आसपास होती है। वो वहां पर आने के बाद अपनी अम्मी को देखती है, अपनी बहन को देखती है और जिस रूप में देखती है शायद उसे बिल्कुल शॉकिंग लगा होगा। वो अपने बाप के पास जैसी कुछ जाने की कोशिश कर रही थी, उसके बाप ने उसका गला पकड़ा और तब तक दबाया जब तक कि उसकी बेटी के प्राण नहीं निकल जाते।
उसने 3 हत्याएं कर दी थी। हत्याएं करने के बाद उसने उसके गड्ढे के अंदर, जो कि सेप्टिक टैंक के बहाने से खुदवाया गया था, उसकी पहले से ही प्लानिंग थी, उसको फिर पूरी रात आराम से वो धीरे धीरे करके बंद कर देता है। और हैरान करने वाली बात यह भी थी कि किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि एक साथ 2 गोली चली। किसी ने ये भी समझने की कोशिश नहीं की कि पूरी रात में उसने उस गड्ढे को प्लान कर दिया, समतल कर दिया, पाट दिया और उस बात का किसी को भनक तक नहीं लगी। सोच के देखिए, अगर उसके बच्चे और 3 बच्चे थे, जो 2 बेटे और 1 बेटी, यदि वो भी जागकर वहां पर आ जाते तो शायद उनको भी वो ऐसे ही गोली मार देता या उनका भी गला घोटकर हत्या कर देता। लेकिन वो बच्चे सोए हुए थे, इसलिए उन्होंने छेड़ा नहीं, और जो जाग गए थे उन्होंने उसने छोड़ा नहीं। आखिरकार ये सब काम कर देता है। दिन निकलने के बाद वहाँ मिट्टी को प्लान करके उस पर ईंट वगैरह लगा कर उस पर कुछ घोल कर देता है, और वो ऐसे रह रहा था जैसे क्या कुछ हुआ ही नहीं है। वो रोज़ अपने काम पर जाता था, बच्चों को समझा दिया कि बच्चों, तुम्हारी जो माँ है वो शामली गई हुई है, वहीं रह रही है, तुम परेशान मत होना। बच्चों को जैसे पढ़ाया गया था, बच्चे वैसा ही पढ़कर आराम से बैठ जाते हैं। आखिरकार उस छोटे बच्चे के मन में आता है कि वो अपनी माँ से मिलना चाहता था। उसकी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं थी, 5 साल के आसपास। अपनी दादी के पास, असगरी के पास जैसे गया और जैसे उसने अपनी माँ के बारे में पूछा, क्योंकि यहाँ ना तो उस बच्चे की दादी को ना ही उसके दादा को बिल्कुल भी अपने बेटे यानी कि फारूक पर यकीन नहीं था। अगर यकीन होता तो शायद वो प्रधान के पास नहीं जाते और प्रधान पुलिस के पास नहीं जाता। जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को इतना गुस्सा आता है। जब उसे मौके पर लेके आए थे, जब लाश निकलवाई जा रही थी, गड्ढे खुदवाए जा रहे थे, तो लोगों ने कहा कि कुछ देर के लिए सिर्फ हमें दे दीजिए, हम इसका हिसाब किताब अभी साफ कर देंगे। आखिरकार इसने इतना जुर्म ऐसा क्यों किया, क्यों इतना बुरा काम किया, क्यों? ऐसा तो कोई करता ही नहीं है। वाकई ये कहानी, जब घटनाक्रम खुलासा होता है, 16 तारीख को ही खुलासा पुलिस करती है और 17 तारीख को अखबारों में जब ये खबर प्रकाशित होती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। 17 तारीख को ही इस महिला यानी कि और उसकी जो बेटियां थीं उनका मायके में जाकर सुपुर्द खाक होता है। अब अफसोस की बात यह है कि जो 3 बच्चे हैं, अरशद, बिलाल और आसमीन, आखिरकार उनकी परवरिश कैसे होगी? कोई तो कह रहा है कि उन्हें नानी और नाना पालेंगे, तो कोई कहता है दादी और दादा पालेंगे। लेकिन जो भी पालेगा, शायद उनका भविष्य कैसा होगा, बिना माँ बाप के बच्चे कैसे पलते हैं, सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। मैंने शुरू में जो बताया था शौकीन की कहानी, शौकीन का नाम मैंने जानबूझकर काल्पनिक नाम लिया है एक छोटी सी बात पर कि सुनार के यहाँ पर काम करने वाले लड़के ने नाक को बस ऐसे छू लिया था और इसी की वजह से तलाक हो गया था। उसने ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है, उसके बावजूद भी उसने अपनी बीवी को तलाक दे दिया था। और यहाँ जो फारूक ने किया है वो वाकई अपना आप में बहुत खौफनाक है, जिसको सुनने के बाद भी एक सिरन से पैदा हो जाती है कि समाज में किस किस तरह की मेंटलिटी के लोग रहते हैं। जाते जाते सुधीर कुमार है, महफूज अली, राजा राम गौतम, राजेश कुमार, नसीम निसार, मोहम्मद जन्नत अंसारी, मोहम्मद अकबर अली, शमशाद अली, मोहम्मद सिराज खान, उमेश कुमार, सैफुल्ला सैयद, अनिल यादव, दिनेश कुमार मीना, फरमान चौधरी, दुलीचंद कुशवाहा, गौरव कुमार, गुलाम सरबर, योगेश कुमार, रसीद रावत, मुकेश कुमार, दीपक सिंह, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।